वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हिंदी से संबंधित 90 प्रश्न को देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि पता है फ्रेंड्स कि बिहार कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है 14 मार्च और 21 मार्च का होने वाला है फ्रेंड्स। और इसमें टोटल आपका कितने 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा, जिसमें आपको हिंदी से 10 से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। इसलिए हिंदी की तैयारी के लिए बीच बीच में आप लोग को मैं हिंदी का वीडियो भी प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर ले फ्रेंड्स। उस पर स्टडी मटेरियल एग्जाम के टाइम में फ्रेंड्स मास्टर वीडियो का पीडीएफ के रूप में आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले। और फ्रेंड्स, मेरी वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, जिसमें बहुत सारा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है, जहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट प्रत्येक दिन कर सकते हैं फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। पहला सवाल है, वर्णमय का संधि विच्छेद क्या होगा? गेस करते चलेगा। सवाल नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाक जोर मैं। सवाल नंबर 2, अर्धविराम चिन्ह है। अर्धविराम का चिन्ह किस तरह से दिया जाता है? चलिए फटाफट बताएं फ्रेंड्स। तो देखिए, अर्धविराम का चिन्ह दिया जाता है आपको इस तरह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसे इस तरह से अर्धविराम का चिन्ह दिया जाता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 आपका है कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, ये पंक्तियाँ किस कवि की है? ये पहले भी मैं करा चुका हूँ ये प्रश्न फ्रेंड्स। चलिए फटाफट गेस करिए। सवाल नंबर 3 का हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र का पंक्ति है, ठीक है। जी हाँ हुजूर, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, ये पंक्तियाँ किस कवि की है? तो आपका भवानी प्रसाद मिश्र की है। सवाल नंबर 4 को देखें। उपसर्ग रहित शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय के कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा फ्रेंड्स कि उपसर्ग है जो कोई भी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय और प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है। तो इसमें कौन सा शब्द है जिसमें आपका उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? सवाल नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, गेस करें, ऑप्शन नंबर 1, खिंचाव में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ। जबकि फ्रेंड्स अत्याचार में अति लगा हुआ है, निर्वाह में भी लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, सुलभ में भी लगा हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। चलिए सवाल नंबर, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 5 देखें। सवाल नंबर 5 है आपका कि अत्यंत शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है अत्यंत में? सवाल नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इसमें अति उपसर्ग लगा हुआ है। सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 आपका है कि जिन शब्दों में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, कौन सा संज्ञा कहते हैं? सवाल नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या है? जिससे किसी एक ही प्रकार के वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर जो हम गाय बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, गाय कहते हैं तो पूरे गाय जाति भर का बोध होता है, तो ये भी हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। लड़का बोलते हैं तो लड़का पूरे लड़के का बोध होता है, ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सवाल नंबर 7 को देखिए। सवाल नंबर 7 आपका है कि जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो, वाक्य में किस अर्थ का व्यंजन कराई जा रही है? सवाल नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो कह रहा है जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो, यानी आज्ञा दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का। सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर 8 आपका है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें से एक वाक्य शुद्ध है, बाकी सभी गलत है फ्रेंड्स, छांटना है। तो देखिए, इसका जो सही वाक्य है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए है, आपके दर्शन दुर्लभ है। यह है जो बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। बाकी हम लोग कुशलतापूर्वक से गलत है, वह विलाप करके रोने लगा, ये भी गलत है, उसे मृत्युदंड की सजा मिली, ये भी गलत है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 9 को देखिए। उपर्युक्त का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, ये सवाल आपको पूछा गया था, ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका हाल ही में होमगार्ड का जो हुआ था, बिहार होमगार्ड का एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, उसमें ये शब्द पूछा गया था, उपर्युक्त का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चलिए फटाफट, उसमें भी मैं बताया था फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा 9 का? तो उपर्युक्त का जो सही संधि विच्छेद होगा क्या होगा? ऊपरी जोड़ उक्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 10 को देखें। उदय शब्द का उचित विलोम क्या होगा? उदय का क्या होगा? तो अस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट प्रैक्टिस करते चलिए फ्रेंड्स। देखिए, पर बीच बीच में आप हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा तो हिंदी की तैयारी भी आपकी अच्छी हो जाएगी फ्रेंड्स, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए अगला है, संधि कितने प्रकार की होती है? सवाल नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, संधि है जो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से कितने? 3 प्रकार के होते हैं। चल सवाल नंबर 12 को देखें। कामायनी आधुनिक युग की किस काव्य परंपरा की कृति है? तो चलिए फटाफट 12 का गेस करें फ्रेंड्स। कामायनी है जो आपको छायावाद का है,
ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये कामायनी का लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो याद रखिए जयशंकर प्रसाद है। कामायनी हो गया, आंसू हो गया, ये सभी के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। और जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे, तो छायावादी कवि थे, तो ये भी याद रखिएगा। तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कामायनी आधुनिक युग के किस काव्य परंपरा की कृति है, तो छायावाद के किसने लिखा था, तो जयशंकर प्रसाद, ये भी जरूर याद रखिएगा। सवाल नंबर 13 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के शब्द एक दूसरे के विलोमार्थी नहीं है। सवाल नंबर 13 के देखें तो ग्राह्य का त्याज्य, ये आपका है। घन का तरल, ये भी है। अग्रज का अनुज, ये भी है। बड़ा छोटा ये भी है। इच्छा वाच्छा, ये है जो आपका गलत है, ये है जो इसका विलोमार्थी शब्द नहीं है। इच्छा के अनिच्छा भी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर वाच्छा दे गलत है। सवाल नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, क्योंकि वो सही नहीं है। सवाल नंबर 14 को देखें, इमली के पात पर बारात का डेरा लोकोक्ति का अर्थ है। नाम सुनेंगे आप लोग फ्रेंड्स। सवाल नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, इमली के पात पर बारात का डेरा, इसका लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। सवाल नंबर 14 का हो जाएगा साधन थोड़े बड़ी बात कड़ी, ठीक है, साधन थोड़े और बात कड़ी। यानी सवाल नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 15 को देखें। सवाल नंबर 15 आपका है कि निम्नलिखित में से जो शब्द पत्नी का पर्यायवाची न हो उसे चिन्हित कीजिए। तो इसमें देखिए 3 है जो आपका पर्यायवाची पत्नी का है, 1 नहीं है। सवाल नंबर 15 का गेस करें। कलत्र मतलब पत्नी होता है फ्रेंड्स। भार्या मतलब भी पत्नी होता है। जाय मतलब भी पत्नी होता है। तो ये इसका दौहित्र मतलब पत्नी नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अर्धांगिनी हो गया, जाया हो गया, भार्या हो गया, कलत्र हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी है जो पत्नी का पर्यायवाची शब्द है, जबकि दौहित्र है जो इसका नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट होगा। चलिए सवाल नंबर 16 को देखिए, प्रत्यय रहित शब्द बताएं। अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि प्रत्यय जो शब्द के लास्ट में लगता है, तो 16 का गेस करें किसमें है जो आपका प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। चालक में तक लगा हुआ, थकावट में वट लगा हुआ, आवट लगा हुआ, ठीक, अनाड़ी में भी लगा हुआ है फ्रेंड्स। बर्दाश्त में आपका कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अनाड़ी, चालक और थकावट में आपका प्रत्यय लगा हुआ है। सवाल नंबर 17 को देखें कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। सवाल नंबर 17 का गेस करें, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है फ्रेंड्स। तो आपका देखिए परिज्ञान में तो आपका परि है, स्वजन में भी है स्व, और निसंदेह में भी है, ठीक है फ्रेंड्स। आपका ठंडक में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 17 का। सवाल नंबर 18 को देखते हैं कि क्रिया के रूप हैं। 18 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कौन कौन होता है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया होता है। तो क्रिया के रूप मुख्य रूप से 2 है, सकर्मक और अकर्मक, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19 को देखते हैं कि इनमें से कौन सी अज्ञेय की कहानी नहीं है। अज्ञेय राइटर थे फ्रेंड्स, इसकी कहानी कौन नहीं है इसमें, तो ये बताना है आपको। तो 19 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स गुंडा है जो अज्ञेय की कहानी नहीं है। बाकी याद रखें विप थगा, रोज और शरणार्थी, ये सभी है जो अज्ञेय की कहानी है। गुंडा है जो इनकी कहानी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 20 को देखें, निम्नलिखित दोहा किस महाकवि का है। दोहा का नाम क्या है फ्रेंड्स की, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजयी कविता बनीता मित। तो ये दोहा किनका है फ्रेंड्स, किस महाकवि का है, ये आपको बताना है। दोहा एक बार फिर से सुने। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरसा सुविरित भूषण बिनु न विराजयी कविता बनीता मित। सवाल नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आचार्य केशव दास का ये दोहा है, 20 का सी हो गया। अब चलिए सवाल नंबर 21 को देखें, अवधि बोली का निम्नलिखित में से किससे संबंध है। चलिए बहुत अच्छा सवाल है ये, अवधि बोली के किससे संबंधित है फ्रेंड्स। तो पहले भी बताया हूँ कि अवधि बोली है जो पूर्वी हिंदी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अवधि बोली है जो पूर्वी हिंदी से संबंधित है। सवाल नंबर 22 को देखें, निष्कपट का संधि विच्छेद का, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सब पूछा जा सकता है, तो फटाफट इसका राइट आंसर करें। सवाल नंबर 22 का क्या होगा, निष्कपट का क्या हो जाएगा, निजोड़ कपट हो जाएगा, ठीक है, इसमें विसर्ग लगेगा निजोड़ कपट। निष्कपट का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा निजोड़ कपट। और ये कौन सा संधि में आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, ये भी याद रखें। सवाल नंबर 23 को देखते हैं कि हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तन किसने किया था। बहुत अच्छा सवाल है, हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तन किसने किया था। तो 23 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका निराला, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है।
तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स उसको, तो गोदान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, तो गोदान राइट आंसर होगा। चौराहा में कौन सा समास है, पहले ही बता चुका हूं फ्रेंड्स कि कोई भी शब्द में अगर संख्यावाचक आता है तो कौन सा शब्द हो जाएगा समास, द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। तो सवाल नंबर देखिए, चौराहा यानी चार का बोध हो रहा है, यानी द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जैसे षष्ठ कोण है, ये भी द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा, तिनकोना, जिसमें भी संख्यावाचक शब्द शुरू में आए फ्रेंड्स वो द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, कुटिल शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा, तो सवाल नंबर 26 का कुटिल का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कल जो प्रैक्टिस सेट बनाया था उसमें भी ये प्रश्न आया था, तो इसका कुटिल का क्या होता है, सरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 26 का। सवाल नंबर 27 को देखिए, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है, इसमें आपको पहचानना है। सवाल नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्धन्य आपका ट ठ ड ढ सभी है जो मूर्धन्य ध्वनियाँ है। देखिए फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन का लेवल हिंदी का आपका बिहार पुलिस में हूबहू ऐसा ही रहेगा फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल यही रहेगा। इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखें फ्रेंड्स, अभी से देखते रहें ताकि आपकी हिंदी की भी तैयारी हो जाए। और आप लोग को फ्रेंड्स हिंदी में 10 से 10 उठाना है। ठीक फ्रेंड्स, हिंदी में अगर 10 से 12 प्रश्न आता है तो इसमें से 10 से 12 प्रश्न आपको उठा लेना है, तब तक मैं इतनी तैयारी करवा दूंगा। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। और वेबसाइट पर भी हिंदी का बहुत सारा प्रैक्टिस दिया हुआ है फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे जो लिंक है उसमें दिया हुआ, वहाँ पर जाके भी कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 28 का है फ्रेंड्स आपका, शुद्ध वाक्य इंगित करे, तो क्या इसको शुद्ध वाक्य कौन है इसको खोजना है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक पानी का गिलास लाओ। ठीक है, एक पानी का गिलास लाओ है जो आपका शुद्ध वाक्य हो गया। बाकी लाओ एक पानी का गिलास ऐसा ही गलत लग रहा है, गिलास एक पानी का लाओ ये भी गलत लग रहा है, पानी का गिलास लाओ ये भी गलत रहा है। राइट आंसर क्या होगा, शुद्ध वाक्य एक पानी का गिलास लाओ। अगला सवाल को देखते हैं, 29 नंबर सवाल को देखें कि हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है, ये भी पहले मैं करा चुका हूं। 29 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप जो नामक पत्रिका है इसका संपादन किसने किया था, तो बालकृष्ण भट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 30 को देखें, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य को आपको छांटना है। तो सवाल नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुजनों के ऊपर श्रद्धा रखो, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। बाकी मैं कानपुर गया था सही है, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करो, ये भी सही है। और मेरी भी यही प्रार्थना है फ्रेंड्स कि आप लोग फटाफट तैयारी करें और सबको कहीं ना कहीं जॉब लग जाए, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करो। और सी में है फ्रेंड्स, मेरी परीक्षा फल उत्तम हो, उत्तम है, ये भी सही है। तो गलत वाक्य इसमें छांटना था फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी, गुरुजनों के ऊपर श्रद्धा रखो, ये आपका गलत वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 21 को देखिए, कौन सी वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, इसमें से कौन सा है जो शुद्ध लिखा हुआ है, एक शुद्ध लिखा हुआ है फ्रेंड्स, 3 इसमें जो गलत लिखा हुआ है। तो देखिए गेस करें, ये तो आपका विशेष गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विशेष इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सवाल नंबर 32 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त है, उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है इसमें पुनः पूछा जा रहा है। 32 का करेक्ट आंसर होगा पुनः चरण है। ठीक है, ये है जो आपका उपसर्ग इसमें है, बाकी पूर्व पुराण पूर्व इसमें कोई उपसर्ग नहीं, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल को 33 नंबर सवाल देखिए, अन्य जोड़ अन्य का सही की संधि से बना शब्द क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, टॉप मोस्ट भी आई है। अन्य जोड़ अन्य से मिलकर के कौन सा शब्द बनेगा फ्रेंड्स, 33 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अन्य अन्योन्य बनेगा। ठीक है, अन्य अन्योन्य, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, अन्य जोड़ अन्य अन्योन्य, अन्योन्य, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स आपका कि नीलकंठ में प्रयुक्त समास है, 34 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट गेस करिए फ्रेंड्स, नीलकंठ, नीलकंठ अगर जो कहते हैं फ्रेंड्स तो देखिए इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, यानी शंकर भगवान को नीलकंठ कहा जाता है। तीसरा का जो आएगा फ्रेंड्स, जिसका तीसरा विशेष अर्थ निकले उस क्या बहुब्रीहि के अंतर्गत आ जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नीलकंठ क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। जैसे लंबोदर, जिसका लंबा उदर अर्थात गणेश जी, ये भी बहुब्रीहि समास किया जाएगा। जिसे पीताम्बर, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी जिसका तीसरा विशेष अर्थ निकलता है वो क्या बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो नीलकंठ का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास है। अगला सवाल को देखें कि 700 वाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त है। 700 वाली को क्या कहा जाता है, अच्छा सवाल है 35 का, तो इसको सतसैया कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो। याद कर ले फ्रेंड्स, 700 वाली के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त कहा जाता है, तो 700 वाली के लिए सतसैया कहा जाता है, क्या सतसैया। अगला अक्षर है, अगला सवाल है फ्रेंड्स, कौन सा वर्ड संयुक्त अक्षर नहीं है। चलिए गेस करिए फटाफट कौन सा संयुक्त अक्षर नहीं है 36 का।
तो सवाल नंबर 36 का जो है आपका 9 ए है जो आपका संयुक्त अक्षर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि 6 है जो संयुक्त अक्षर, जैसे कि आधा क और इसमें मूर्धन्य स जोड़िएगा फ्रेंड्स तो क्या बनता है, संयोगी 6 बनता है। तो ये सभी है जो क्या है आपका संयुक्त वर्ण है या अक्षर है ये सभी, जबकि जो टवर्गी न है जो संयुक्त अक्षर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 37 को देखें कि उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो 37 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सुरेश में है जो कोई उपसर्ग नहीं है, बाकी कुपात में देखिए कु है, निहत्था में भी नी है और अछूत में अ है, 3 गो में उपसर्ग है फ्रेंड्स, बाकी चौथा में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 38 को देखिए हृदय का विशेषण क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप मोस्ट भी है, इस टाइप का सवाल पक्का पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो हृदय का विशेषण क्या होगा, चलिए बताइए फटाफट। 38 का राइट आंसर हो जाएगा हृदय का विशेषण हार्दिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 39 को देखिए कि रतन शोर करता है वाक्य कौन सा है, रतन शोर करता है कैसा वाक्य है, तो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, सिंपल वाक्य लग रहा है ना, इसमें कोई कुछ नहीं जुटा हुआ है, रतन शोर करता है साधारण वाक्य उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 40 को देखें रस और अस्थाई भाव का कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है, तो 40 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भयानक क्रोध ये सही नहीं है, बाकी श्रृंगार रति सही है, विभत्स जुगुप्सा ये सही है, वीर उत्साह सही है, आपका डी है जो राइट आंसर होगा ये सही नहीं है। चलिए सवाल नंबर 41 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द है आपको छांटना है इसमें से। 41 नंबर का 41 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स प्राण प्रिय ये जो शुद्ध है, प्राण प्रिय है जो शुद्ध है, बाकी आपका वामगिणी अर्धांगिनी और सहधर्मिणी ये सभी जो गलत लिखा हुआ है, प्राण प्रिय इस तरह से लिखा जाता है इसलिए शुद्ध हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 42 को देखिए हिंदी के वे शब्द जो सीधे संस्कृत से आए हैं उन्हें कहते हैं, 50 बार बताया हूँ मैं फ्रेंड्स इसका तत्सम और तद्भव के बारे में, एक गलत नहीं होना चाहिए आप लोग से। चलिए फटाफट गेस करिए हिंदी के वे शब्द जो सीधे संस्कृत से आए हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑप्शन ए में तत्सम, बी में तद्भव, सी में देशज और डी में अर्ध तत्सम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो देखिए हिंदी के वे शब्द जो सीधे संस्कृत से आए हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे तत्सम कहते हैं, और तत्सम के बिगड़ा हुआ ही रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। अगला सवाल को देखें कि लकड़हारा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है लकड़हारा में, प्रकार पूछा जा रहा है प्रत्यय का फ्रेंड्स, ठीक है। तो 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसमें है जो तदित प्रत्यय है, लकड़हारा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो तदित प्रत्यय। देखिए ये सभी यूनिक क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है, तो ये सब प्रश्न को मैं बताया था फ्रेंड्स एक नोटबुक में नोट कर ले, ठीक है, और इसको प्रत्येक दिन देखिएगा ना तो याद हो जाएगा। लकड़हारा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसको देखिए नोट कर लीजिए, नहीं याद रहता है तो फिर तदित प्रत्यय है, और उसको प्रत्येक दिन देखिएगा तो 8 से 10 दिन के बाद में आपको लकड़हारा कोई बोलेगा फ्रेंड्स आपका जो ये प्रत्यय का नाम जुआ पे आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, याद हो जाएगा, यानी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स 43 नंबर सवाल का हो गया, लकड़हारा हो गया, तदित प्रत्यय। सवाल नंबर 44 को देखिए रसखान के प्रसिद्ध है क्या है, रसखान क्या करते थे, कुंडलियाँ करते थे, वैया करते थे, कविता लिखते थे, दोहा लिखते थे। सवाल नंबर 44 का क्या है, तो देखिए कविता के लिए फेमस थे, ठीक है फ्रेंड्स, रसखान ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 44 का। चलिए सवाल नंबर 45 को देखते हैं कि गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या होता है, गूंगे का गुड़ मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवर्णीय आनंद, ठीक है, गूंगे का गुड़ मतलब क्या होता है, अवर्णीय आनंद। चलिए अगला सवाल को देखते हैं उपसर्ग रहित शब्द इनमें से कौन सा है, 46 का, तो इसमें आपका उपसर्ग रहित आपका ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर है, मिलनसार में आपका कोई उपसर्ग नहीं, जबकि बाइज्जत, सरताज और नामुमकिन सभी में उपसर्ग है। अगला है फ्रेंड्स आपका कि बेईमान में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, इसमें क्या बेईमान में क्या होगा फ्रेंड्स फटाफट गेस करें। सवाल नंबर 47 का राइट आंसर होगा बे हो जाएगा, ठीक है। देखिए बे जोड़ ईमान हो गया फ्रेंड्स, यानी बे अलग शब्द हो गया एक ठो, और ईमान देखिए तो ईमान मतलब समझते हैं, और उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, तो बेईमान में साफ झलक रहा है फ्रेंड्स कौन सा उपसर्ग है, आपका बे उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 48 को देखिए फ्रेंड्स कि अंक 66 के लिए निम्नलिखित शब्द दिए गए हैं, शुद्ध शब्द इंगित करें। चलिए फ्रेंड्स 66 किस तरह से लिखा जाता है ये भी आप आजमा ले, देखिए आप लोग का सही होता है गलत होता है फ्रेंड्स, किस तरह से लिखा जाएगा 66, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से या इस तरह से, तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 48 का 66 इस तरह से लिखा जाता है। अगला सवाल को देखते हैं 49 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति काल से नहीं जुड़ा हुआ है, तो भक्ति काल से कौन नहीं जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स, तो नाथ सिद्ध परंपरा है जो भक्ति काल से नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी ज्ञान मर्गी शाखा, प्रेम मर्गी शाखा, राम भक्ति शाखा सभी जो भक्ति काल से जुड़ा हुआ है, जबकि नाथ सिद्ध परंपरा है जो भक्ति काल से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है दंत ध्वनियाँ कौन सी है, चलिए चेक करें फ्रेंड फटाफट, तो दंत ध्वनियाँ क्या हो जाएगा,
देखिए त, थ, द, ध सभी दंत ध्वनियां है। जब इसमें दांत टच करता है तभी इसको हम उच्चारण कर सकते हैं। तो दंत ध्वनियां कौन कौन है? त। आप मुंह खोल करके त नहीं बोल सकते, आप कोशिश करके देख लें। तो बोलिएगा ऐसे मुंह खोल करके नहीं हो सकता है। जब भी बोलिएगा फ्रेंड्स आपका त, तो आपका ये दोनों सटेगा ही सटेगा। तो ये दंत ध्वनियां आपका त, थ, द, ध, ये दंत ध्वनियां ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 51 को देखें। इनमें से कौन सी पत्रिका आज भी छप रही है? 51 नंबर सवाल को देखें। इनमें से कौन सी पत्रिका आज भी छप रही है? चलिए 51 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा हंस पत्रिका है जो अभी भी छप रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत पुराना पत्रिका है फ्रेंड्स, आज भी ये छप रही है। सवाल नंबर 52 को देखिए। जिस स्त्री का पति परदेश में हो उसके लिए एक शब्द होगा। चलिए फटाफट गेस करिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। तो जिस स्त्री का पति परदेश में रहता है, तो जनरली तो सब परदेशी कहते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उसका एक शब्द क्या होता है? तो उसे कहते हैं प्रोसित पतिका। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रोसित पतिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लोटा डोरी में कौन सा समास है? चलिए फटाफट गेस करिए फ्रेंड्स। लोटा डोरी सवाल नंबर 53 का क्या हो जाएगा? ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, लोटा डोरी देखिए इस तरह से हाइफन है फ्रेंड्स। लोटा डोरी है जो आपका द्वंद्व समास है, जिसे भाई और बहन, दाल रोटी, इस तरह से शब्द जो आए, जुड़वा शब्द आए फ्रेंड्स, वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा। और द्विगु समास का मैंने बताया था फ्रेंड्स, आपका क्या बताया था कि इसका जो प्रथम शब्द होगा जो संख्यावाचक होगा, जैसे आपका चौराहा, चौराहा आपका द्विगु समास का उदाहरण हो गया। ठीक है, और तत्पुरुष का बताए थे, जैसे चिड़िया, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, उसमें क्या उसको विभक्ति करिएगा तो उसका चिन्ह आवेगा। जैसे रसोई घर हो गया, चिड़ी मार हो गया, ये सभी है जो आपका तत्सम पुरुष का उदाहरण हो गया। अब बहुब्रीहि को मैंने अभी बताया था फ्रेंड्स, जिसका विशेष तीसरा अर्थ मतलब जैसे नीलकंठ है जो बहुब्रीहि समास है, पीताम्बर है जो बहुब्रीहि समास है, लंबोदर है जो बहुब्रीहि समास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलें। तो लोटा डोरी यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। 53 का राइट आंसर बी हो गया। अगला है बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा भेद से संबंधित है? तो चलिए इसका ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। बुढ़ापा में कौन सा संज्ञा है? भाव निकल रहा है ना फ्रेंड्स, यानी भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, ठीक है, ये सभी है जो लड़कपन हो गया, ये सभी है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। याद रखिएगा, प्यार, मोहब्बत, ये सभी है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि इसको हम लोग महसूस करते हैं फ्रेंड्स। तो बुढ़ापा हो गया, लड़कपन हो गया, सभी है जो मिठास हो गया, ये सभी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए। सर्वनाम के भेद कितने हैं? सवाल नंबर 55 का राइट आंसर कितने? 6 भेद है सर्वनाम का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद है। चलिए अगला शब्द आपका फ्रेंड्स, पराधीन सपनेहु सुख नाही, वाक्य की मूल संवेदना क्या है? इसका अर्थ क्या पूछा जा रहा है आपका? पराधीन सपनेहु सुख नाही। 56 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? कि पराधीनता अभिशाप है एक तरह से, यानी पराधीन सपनेहु सुख नाही है। इसका जो सही अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स, तो पराधीनता अभिशाप है, यानी 56 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 57 को देखते हैं। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिए, हो सकता है ये पूछ दिया जाए आपको। तो प्रतिजोड़ उपकार हो जाएगा, सिंपल। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद प्रतिजोड़ उपकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 58 को देखिए। साधारणीकरण संबंधित है, किससे संबंधित है? 58 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा रस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 59 को देखें आपका कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किस भाषा में की है? तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि पद्मावत के जो लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी है, लेकिन किस भाषा में लिखे थे यही पूछा जा रहा है आपका। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 60 को देखिए। थाली का बैगन होना का अर्थ क्या होता है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें। थाली का बैगन में क्या होता है? एकदम सिद्धांतहीन होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कभी कभी आप ये मुहावरा सुनने को मिलेगा फ्रेंड्स कि वो बिल्कुल थाली का बैगन यानी कि सिद्धांतहीन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 60 का। चलिए सवाल नंबर 61 को देखते हैं। सवाल नंबर 61 आपका कहा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्यकाल किस युग को कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल ये भी है। 61 नंबर सवाल का, हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्यकाल किस युग को कहा जाता है? सवाल नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक काल को कहा जाता है। इसका पीडीएफ फ्रेंड्स मैं टिक लगा करके टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, ताकि इसका रिवीजन आप जब चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका पीडीएफ मैं टिक करके दे दूंगा, ताकि आप लोग फटाफट रिवीजन कर ले। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है ये। हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्य काल किस युग को कहा जाता है फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 61 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। सवाल नंबर 62 को देखें। सवाल नंबर 62 आपका है कि जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा, वजन तथा नापतोल का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं।
तो कौन सा उसे विशेषण कहेंगे फ्रेंड्स? जो किसी वस्तु की मात्रा, वजन, नापतोल का बोध कराता हो। सवाल नंबर 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिणामवाचक विशेषण। याद रखिए, परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 63 को देखिए, को घाटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर में कौन सा अलंकार है? सवाल नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्लेष अलंकार है। कौन सा? श्लेष अलंकार है। सवाल नंबर 64 को देखिए, वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो वीर रस का जो स्थायी भाव है 64 नंबर सवाल का फ्रेंड्स आपका उत्साह है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, याद रखें वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो उत्साह है। सवाल नंबर 65 को देखिए, पूस की रात कहानी किसने लिखी है? सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, किसने लिखा है पूस की रात? 65 का आपका मुंशी प्रेमचंद। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आप बताए थे कि किस तरह से हल्कू है जो आपको खेत की रखवाली करता था ठंड के मौसम में, पूस की रात में बहुत ठंड पड़ती है, तो उसी पे मुंशी प्रेमचंद की बहुत अच्छी कहानी है फ्रेंड्स, पढ़ने में बहुत अच्छा है। सवाल नंबर 65 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। सवाल नंबर 66, देशज शब्द इनमें से कौन सा है? 66 का क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, देशज शब्द कौन सा? पढ़ने से ही पता चल जाता है, जैसे धब्बा लग रहा है देशज जैसा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 67 को देखें, जल शब्द में प्रत्यय जोड़कर नीचे कुछ शब्द रखे गए हैं, इनमें से कमल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो कमल का पर्यायवाची इसमें पूछा जा रहा है एक तरह से फ्रेंड्स। तो 67 का क्या होगा? कमल को क्या कहते हैं? जलज भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीन से भिन्न है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीन से भिन्न है? तो सवाल नंबर 68 का है जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस करें। तरकस, तूण, शमशीर, ये सभी है जो फ्रेंड्स आपका एक जैसा है, जबकि तुनीर सवाल नंबर नहीं, एक मिनट फ्रेंड्स, इसमें मिस्टेक हो रहा है। तरकस, तूण और तुनीर ये सभी है जो एक जैसा है, ठीक है फ्रेंड्स, जबकि शमशीर है मतलब है जो आपका अलग है। ये शमशीर मतलब मेरे ख्याल से तलवार होता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका सभी से भिन्न होता है, भिन्न है। सवाल नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीन से भिन्न है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी शमशीर है जो भिन्न है। सवाल नंबर 69 को देखिए, करपट का तद्भव रूप कौन सा होगा? करपट का तद्भव, करपट है जो तत्सम शब्द है, इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या होगा? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिएगा। सवाल नंबर 69 का राइट आंसर क्या होगा? गेस करें। तो करपट मतलब कपड़ा होता है, ठीक है। इसी करपट का बिगड़ा हुआ रूप है जो कपड़ा है। इसको यही सवाल को घुमा करके पूछा जाएगा कि कपड़ा है जो क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? तो करपट हो जाएगा। इसी को घुमा कर पूछा है करपट का तद्भव रूप क्या होगा? तो कपड़ा होगा। तो याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स इसे। चलिए सवाल नंबर 70 को, रामचरितमानस की भाषा क्या थी? चलिए, तुलसीदास की रामचरितमानस की भाषा कौन थी? सभी को पता होना चाहिए, सवाल बहुत बार करवाए हैं। तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया था, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 71, ये तो बार बार पूछा जाता है, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सबको आना चाहिए इसका जवाब, फटाफट गेस करें। 71 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा? तो सुजोड़ आगत होता है, स्वागत का सही संधि विच्छेद 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 72 को देखते हैं। सवाल नंबर 72 है कि खेलत में को काको गुसैया, खेलत में को काको गुसैया उपयुक्त अनुवाद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? देखिए इसका अनुवाद पूछा जा रहा है, क्या अर्थ होगा? 72 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता है, ठीक है। देखिए इसका अर्थ ये निकला, ठीक है फ्रेंड्स, क्या है कि खेलत में को काको गुसैया, यानी कि खेल में कोई भी किसी का स्वामी यानी मालिक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें टोटल हम लोग 90 प्रश्न हिंदी से कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल है, रात दिन में कौन सा समास है? अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर करें। अभी रात दिन बताए थे, दाल रोटी बताए थे, भाई बहन बताए थे, जिसमें हाइफन वाला शब्द था, कौन हो जाएगा? आपका द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वंद्व समास हो गया रात दिन। अगला है, मैला आंचल किस कोटि का उपन्यास है? फटाफट गेस करें। ये देखिए टॉप मोस्ट VVI है, ठीक है। इस सब सवाल को जरूर याद रखिएगा, कहीं ना कहीं ये पूछा ही जाता है। मैला आंचल किस कोटि का उपन्यास है? 74 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका आंचलिक। और ये मैला आंचल किसने लिखा था फ्रेंड्स? ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, पहले बताया हूं। तो मैं फणीश्वर नाथ रेणु, याद रखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल है, जो किस तरह का उपन्यास है? तो आंचलिक उपन्यास है। इस तरह से जरूर याद रखें इसको। देखिए मैं ट्रिक से बता देता हूँ फ्रेंड्स कि मैला आंचल, तो किसका आंचल मैला हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का आंचल मैला हुआ था। एक सेंटेंस बना दिए, इस सेंटेंस को ही याद रखें, किसका आंचल मैला हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का आंचल मैला हुआ था। अब देखिए कभी नहीं भूलिएगा। और एक कैसा उपन्यास है? तो आंचलिक उपन्यास है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 75 को देखिए कि प्रत्यंग शब्द में कौन सा संधि है? इसमें कौन सा संधि पूछा जा रहा है 75 का? सॉरी,
सवाल नंबर 75 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यण संधि है। प्रत्यंग शब्द में कौन सा संधि है, तो यण संधि है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं कि ब्राह्मणवत्व, ठीक है, ब्राह्मणत्व शब्द है कैसा है, कौन सा संज्ञा का उदाहरण है ये। 76 नंबर सवाल का, तो देखिए भाव ये हो रहा है फ्रेंड्स, इसका भाव इससे निकल रहा है इसको ब्राह्मणत्व, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, भाववाचक संज्ञा का। अभी मैंने बताया था जैसे बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, ये सब ये जो लड़कपन हो गया भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसी तरह से फ्रेंड्स आपका सवाल नंबर 76 में आपका जो ब्राह्मणत्व शब्द है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 77 को देखें कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, मुहावरे का क्या अर्थ है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, आप लोग सुनेंगे, बहुत बार सुने होंगे, फिल्म में भी बहुत बार ये डायलॉग आया है। तो सवाल नंबर 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, अपने क्षेत्र में सभी सशक्त होते हैं, ठीक है, अपने क्षेत्र में सभी सशक्त होते हैं। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, इसका अर्थ है अपने क्षेत्र में सभी सशक्त होते हैं, यानी मजबूत होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स आपका 78 से लेकर के 79 तक क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक स्थान रिक्त है, प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का शब्द चुनकर स्थान में भरे, ठीक है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है सब दोनों। मेरी बात सुनते ही उसने क्या साध ली, तो क्या बैठ रहा है फ्रेंड्स, चुप्पी साध ली, बेखबरी साध ली, मौन साध ली, शांति साध ली। तो देखिए कौन सा सूटेबल हो रहा है, आप लोग सही पकड़ लिए होंगे कि मेरी बात सुनते ही उसने क्या किए, चुप्पी साध ली। यहाँ पर क्या भराएगा, चुप्पी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल है, वर्तमान में महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं है। सवाल नंबर 79 का क्या होगा, तो वर्तमान परंपराओं में नहीं, क्षेत्र में नहीं, घटनाओं में नहीं, वर्तमान संदर्भ में महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं है, इसलिए आपका सवाल नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं सवाल नंबर 80 को, साकेत किसकी रचना है फ्रेंड्स। देखिए बहुत बार बताए हैं साकेत किसका, चलिए फटाफट गेस करिए, इसका आंसर सभी का सही होना चाहिए, पहले से पढ़ाते आ रहा हूं। सवाल नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, मैथिली शरण गुप्त का। इनका 3 कृति है फ्रेंड्स, 3 रचना है जो बार बार पूछा जाता है। एक तो साकेत का राइटर हो गया आपका मैथिली शरण गुप्त, दूसरा यशोधरा का भी लेखक है जो आपका मैथिली शरण गुप्त है, तीसरा क्या है फ्रेंड्स, साकेत, यशोधरा और भारत भारती, क्या भारत भारती तीनों के लेखक है जो मैथिली शरण गुप्त है। जरूर याद रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं फ्रेंड्स, मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि बार बार सुनने से, बार बार पढ़ने से क्या होता है, वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, एक बार में कुछ दिन के लिए याद रहता है। तो साकेत का लेखक हो गया मैथिली शरण गुप्त, यशोधरा का हो गया मैथिली शरण गुप्त, और भारत भारती के भी लेखक हैं जो मैथिली शरण गुप्त है। तो 80 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अभी मैंने बताया था किसका आंचल मैला हुआ था फ्रेंड्स, यानी मैला आंचल के लेखक कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु है, और वो कैसा उपन्यास है फ्रेंड्स, तो आंचलिक उपन्यास है, वो जरूर याद रखें। चलिए सवाल नंबर 81 को देखें। सवाल नंबर 81 का आपका है कि भारत भारती किस कवि की रचना। देखिए अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, आ गया अभी बताया साकेत, भारत भारती और यशोधरा। 81 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त का। अगला सवाल है आपका, का मूंग कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चल जग जाई, किसकी पंक्ति है, क्या है, का मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, किसकी पंक्ति है। 82 का राइट आंसर होगा कबीर दास की पंक्ति है। किनका है, कबीर दास की है। 83 को देखिए फ्रेंड्स कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो वह है, क्या है वो। तो 83 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्ता कारक हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है वो क्या है, कर्ता कारक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 84, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। चलिए तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप को तद्भव कहते हैं, तो इसमें छठे फ्रेंड्स कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्साह है जो तद्भव है। बाकी देखिए उत्थान, विवाह, उत्साह ये सब है जो तत्सम के अंतर्गत आएंगे, और ये सब है जो तत्सम तद्भव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए बिगड़ा हुआ रूप है इसका तत्सम का, तो उत्साह है जो क्या है, तद्भव शब्द का उदाहरण है। अगला सवाल को देखें, दूध उजला होता है वाक्य से किस काल का बोध होता है। चलिए फटाफट बताएं फ्रेंड्स, सिंपल सा प्रश्न। 85 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा, आप इसका जवाब हमें कमेंट करके बताइए, ठीक फ्रेंड्स। दूध उजला होता वाक्य से किस काल का बोध होता है, दूध उजला होता है। 85 का राइट आंसर क्या होगा, हमें कमेंट करके बताइएगा, सिंपल सा सवाल है। दूध उजला होता वाक्य में किस काल का बोध होता है, इसका जवाब हमें आपको कमेंट करके 85 का बताना है। चलिए सवाल नंबर 86 को देखें, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है 86 का, तो इसमें 24 मात्राएं होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोहा छंद में कितनी मात्राएं, तो 24 मात्राएं होती है, 86 का सी हो गया। 87 को देखें, 87 आपका है कि
कहूँ बाग तड़ाग तरंगणी तिर तमाल की छाही विलोकी भली में कौन सा अलंकार है? कहूँ बाग तड़ांग तरंगिणी तिर तमाल की छा विलोकी भली में कौन सा अलंकार है? 87 का राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार है। चलिए सवाल नंबर 88 को देखते हैं। 88 है कि लोहे के चने चबाना का अर्थ क्या होता है? चलिए गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कठिन परिश्रम करना को क्या कहते हैं? लोहे के चने में चबाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सवाल नंबर 89 को देखिए, विदेशी शब्द इसमें से कौन सा है? 89 का ऐसे लग रहा है फ्रेंड्स हेडमास्टर है जो आपको अंग्रेजी टर्म विदेशी शब्द के अंतर्गत आएगा ना। ऑप्शन नंबर बी 89 का राइट आंसर होगा। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखिए फ्रेंड्स, आत्मोत्सर्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सवाल नंबर 90 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आत्मा जोड़ उत्सर्ग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आत्मोत्सर्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आत्म जोड़ उत्सर्ग होगा। तो सवाल नंबर 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये 90 प्रश्न था फ्रेंड्स। देखिए बीच बीच में मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप लोग कराते चलूंगा फ्रेंड्स, ताकि आपको हिंदी की तैयारी भी हो जाए। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहे फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।